गरिमा बचपन से ही देवराज के घर में रहती थी, क्योंकि उसकी माँ भी देवराज के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में देवराज की पत्नी और गरिमा की माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद देवराज के साथ ही गरिमा उसके घर में रहती थी और उसकी देखभाल किया करती थी। देवराज का बेटा पुनीत अपनी पत्नी राशि के साथ जयपुर रहा करता था और अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपने पिता को हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता देखकर कहता है, पिताजी, आप तो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मुझे तो लगा आप हॉस्पिटल में होंगे। बेटा, तू यही चाहता था कि मैं तुझे हॉस्पिटल में नजर आऊं। नहीं पिताजी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। वो क्या है ना कि मैं अपना सारा काम छोड़कर आया हूँ और मैं बहुत परेशान भी हो गया था, इसलिए ऐसे मुंह से निकल गया। हाँ ससुर जी, वरना हम क्यों चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल में रहें। हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें। अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को मुझसे दूर रहने की क्या जरूरत है। यही रहो मेरे साथ। अपने इतने बड़े घर में किराए के घर में रहने की क्या जरूरत है। आखिर कमी क्या है। हाँ, आप तो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें ताकि मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रख लें। ससुर जी, वो क्या है ना कि हम लोग शुरू से वहीं रहते आ रहे हैं, इसलिए हमारा दिल वहीं लगता है। लेकिन देखिए ना, आप जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं ना मिलने। हाँ पिताजी, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। तू तो है ही जोरू का गुलाम। तुझे तो अपनी बीवी की सारी बातें सही लगेंगी ना। ऐसी बात नहीं है पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बस कर बेटा, बस कर। मुझे ज्यादा मत समझा। अब आ ही गया है तो कुछ दिन रुक जा। लेकिन इस बार तो मैंने तुझे नहीं बुलाया। तू कैसे आ गया। देवराज अपने बेटे बहू से बातें कर रहा था कि तभी पीछे से उसकी नौकरानी की बेटी गरिमा वहां आकर कहती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब को हम ही फोन करके बुलाए थे। वो कल आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको खुश रखने की जरूरत है। तो हमें लगा आप सबसे ज्यादा खुश तो छोटे मालिक को देखकर ही होते हैं, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही फोन करके इन्हें बुला लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा दिल किया, इसलिए तुमने फोन करके बुला लिया हमें बिना किसी को पूछे। एक नौकरानी हो, नौकरानी ही बनकर रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो तुम। बहू, गरिमा ने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि मेरे अपने होने के बावजूद जो तुम लोग मेरी तकलीफ नहीं समझते वो ये बच्ची समझती है, इसलिए उसने तुम्हें फोन किया। पिताजी, आप इस नौकरानी को बहुत ज्यादा छूट नहीं दे रहे हैं। आज ये हमारे पर्सनल फैसले खुद ले रही है, कल पता नहीं क्या करेगी। छोटे मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने तो बस मालिक की खुशी के लिए ही आप लोगों को फोन किया था। बेटी, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तूने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है। जो मेरे अपने हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, वो तू एक पराई होकर सोचती है। देवराज की बात सुन के उसके बेटे बहू अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक रोज गरिमा किचन में खाना बना रही थी। तभी राशि वहां आकर कहती है, तुम ये क्या बीमारों वाला खाना बना रही हो। मुझे ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने की आदत है और लगता है तुमने ससुर जी को यही बीमारों वाला खाना खिला खिला कर बीमार कर दिया है। मेम साहब, बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना डॉक्टर ने मना किया है। अगर वो इतना मिर्च मसाले वाला खाना खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे और उनकी तबीयत तो और खराब हो जाएगी ना। यही तो मैं चाहती हूँ कि उनकी तबीयत खराब हो जाए और वो मेरी सासू माँ के पास पहुँच जाए, जिसके बाद ये सारा पैसा प्रॉपर्टी सब मुझे और मेरे पति को मिल जाए। वो मेरे ससुर हैं, तुम्हारे नहीं। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम देखना, एक बार मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हे भगवान, मीम सब ये क्या कर रही हैं? मालिक के लिए मिर्च मसाले वाला खाना जहर है, लेकिन ये मेरी बात सुनेंगी नहीं। गरिमा इतना कहकर वहां से चली जाती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं और जैसे ही देवराज खाने का पहला निवाला मुंह में रखता है, जोर जोर से खांसने लगता है। तभी गरिमा जल्दी से उसे पानी पिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, गरिमा बेटी, इतनी सारी मिर्ची आज तक मेरे खाने में तो कभी मिर्ची नहीं होती थी। तुझे पता है ना, मिर्च मसाले मेरे लिए जानलेवा है। फिर भी नहीं बड़े मालिक, ये खाना मैंने नहीं, मालकिन ने बनाया है और मैंने उनको कहा भी था कि बड़े मालिक को ज्यादा मिर्च मसाला नुकसान करता है, लेकिन इन्होंने सुनी ही नहीं। हे भगवान, ये गरीब काम वाली कितना झूठ बोलती है। आपको लगता है पुनीत कि मैं ससुर जी को वो खाना दूंगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाए?
राशि, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रही, इसने ही नहीं बताया होगा ताकि पिताजी की नजर में इसके नंबर बन जाए कि इसके सिवा कोई और पिताजी का ख्याल रख ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है बड़े मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। कोई नहीं बेटा, मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है। देवराज इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद गरिमा उसके लिए सादी मूंग दाल की खिचड़ी और उसकी दवा लेकर उसके कमरे में आती है और बोलती है, बड़े मालिक, छोटे मालिक और मेम साहब मुझसे क्यों चिढ़ते हैं? अब तुझे कैसे बताऊं बेटी, मेरी खुद की औलाद होकर वो मेरे मरने की राह देख रहे हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत उन्हें मिल जाए। और पराई होकर तू मेरा ख्याल रखकर मेरा जीवन बढ़ा रही है तो चिढ़ेंगे ही ना। बताइए ना बड़े मालिक। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तू अपना मन छोटा मत कर। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। तू जाके अपना काम कर। देवराज के कहने पर गरिमा वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन देवराज अपने बहू बेटे के कमरे के बाहर से गुजर रहा था और वो उनकी बातें सुनता है। यार मेरे काम का नुकसान हो रहा है और एक ये पिताजी हैं जो बिन बात के लिए अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करते रहते हैं हमें बुलाने के लिए, और इनको कुछ होता तो है नहीं। होगा भी कैसे, तुम्हारी वो गरीब काम वाली है ना, उनकी देखभाल करने के लिए। वो उनको कुछ नहीं होने देगी। वो तो ऐसे हुक्म चलाती है इस घर पर और ससुर जी पर जैसे ये घर उसी का हो। ये तुमने सही कहा, पिताजी उसकी बहुत सुनते हैं। भगवान जाने क्या जादू किया उसने पिताजी पर। पिताजी के मरने के बाद ना एक बार सब कुछ मेरा हो जाए तो बस सबसे पहले इस गरीब काम वाले को निकालूंगा। अपने बेटे बहू की सारी बातें सुनने के बाद देवराज को बहुत दुख होता है और उससे अपने खुद के बच्चों की ऐसी सोच और बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो चुपचाप अपने कमरे में वापस जाता है और सोचने लगता है, जो लोग पैसे के लिए अपने पिता के मरने का इंतजार कर रहे हैं, उनके दिन गिन रहे हैं, एक गरीब काम वाली को वो लोग क्या मानेंगे। लेकिन मेरी वही बेटी है, उसने हर समय मेरा साथ दिया, इसलिए मेरा सब कुछ उसका ही होगा। देवराज इतना सोचकर अपने खानदानी वकील को कॉल करके सारी बात बताता है और अपना सब कुछ गरीब काम वाली गरिमा के नाम कर देता है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीतता है, लेकिन देवराज अपने बहू बेटों की बातों को दिल से नहीं निकाल पाता और सदमे में मर जाता है। अगले दिन सुबह देवराज के कमरे से नीचे ना आने पर सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं और उसे जमीन पर बेहोश देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं और चेकअप के बाद पता चलता है कि देवराज मर चुका है, जिसे सुनते ही गरिमा जोर जोर से रोने लगती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन गरिमा देवराज की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी पुनीत और राशि वहाँ आकर कहते हैं, अरे बस भी करो, कितना नाटक करोगी। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पिताजी थे, तुम्हारे नहीं, और अब वो भी नहीं रहे तो तुम्हारा भी इस घर में कोई काम नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, लेकिन अब हमें गरीब काम वाले की जरूरत नहीं है। राशि इतना कहकर गरिमा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। तभी उनका खानदानी वकील वहाँ आता है और पुनीत को उसके पिता की वसीयत के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक उसके पिता देवराज ने अपना सब कुछ अपनी गरीब काम वाली के नाम कर दिया था। जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और इस तरह वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं और उनकी गरीब काम वाली माला माल हो जाती है। रसोई में खाना बनाकर सारिका पल्लू से अपना पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। उसकी सास सोफे पर पड़ी खर्राटे ले रही होती है। तभी ऊपर चल रहे पंखे की तरफ देखकर वो जोर से कहती है, ओ पंखेराज, तुम जिंदा हो कि आखिरी सांसें गिन रहे हो? नहीं मतलब कौन सी स्लो मोशन की बीमारी हो गई है तुम्हें? इतनी बिजली खाते हो, थोड़ी ठंडी हवा नहीं दी जाती? अरे बोरा गई है क्या? ये चलते पंखे से ऐसे बतिया रही है जैसे वो अभी बोल पड़ेगा। तो क्या करूं? आप लोगों के सामने मेरे भौंकने का तो कोई असर ही नहीं होता, तो सोचा पंखे को ही कोस लेती हूँ।
क्या पता यही मेरी सुनकर नीचे टपक पड़े और इसके खराब होने पर घर में कूलर का आगमन हो। हाँ तो अपने कमरे वाले पंखे को सुना जाकर यहाँ बड़बड़ाकर मेरी नींद का क्यों सत्यानाश कर रही है? हाय दैया, सासू माँ इंसान हो की मूर्ति, इतनी गर्मी में ऐसे मोटे सोफे पर पसरी पड़ी हो, नींद कैसे आ रही है आपको? यहाँ मैं पसीने से चिपचिप हो रही हूँ और ऊपर से ये पंखा हवा तो देना ही भूल गया है। जब जानती है कि गर्मी हो रही है तो क्यों मुंह से आग उगल रही है? बोल बोल के सर दर्द और बढ़ा दिया। सास बहू की खिटपिट सुन अंगड़ाई लेता हुआ सारिका का पति प्रीतम कमरे से आकर कहता है, सारिका, ठंडा शरबत पिला दो यार। तुम कमरे में सो रहे थे? हाँ मतलब नहीं, वो मैं कमरे में टीवी देखने गया था तो देखते देखते आंख लग गई। हे भगवान, मैं पूरे दिन अपने कमरे का पंखा नहीं चलाती ताकि रात को सोने के वक्त थोड़ी ठंडी हवा तो देगा वो पंखा, और ये आदमी पूरे 4 घंटे से पंखे में सो रहा था। अरे आप माँ बेटे को तरस नहीं आता मुझ पर? सारिका यार, ये साल जाने दो, मैं अगले साल पक्का पक्का कूलर ले आऊंगा यार। अच्छा, तो पक्का पक्का ये भी बता दो कि अगला साल आएगा कब? अगले जन्म में? क्योंकि पिछले 2 सालों से तो पक्का पक्का सुनकर मेरे कान पक गए हैं। देखो, सेकंड हैंड ही दिला दो, मैं काम चला लूंगी। अरे आप दोनों का क्या है, किचन में तो मुझे खटना पड़ता है। किसी दिन गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाऊंगी ना, तब मांगते रहना चाय पानी शरबत। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाय दैया, हर 4 दिन पर नौटंकी करने बैठ जाती है। प्रीतम बेटा एक काम कर। हाँ, अब बनी ना बात। अब सासू माँ बस इन्हें कूलर लाने को कह दे। इसे गर्मी भर के लिए मायके छोड़ा, इसको गर्मी भी नहीं लगेगी और ना ही ये नौटंकी करेगी। ये सुनते ही सारिका का मुंह बन जाता है और वो अकड़ में कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं मरूंगी गर्मी में, लेकिन मायके नहीं जाऊंगी। हाँ, कैसे कंजूस ससुराल वाले हैं, आंसू भी बहा लिए फिर भी दिल नहीं पिघलता इनका, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। इतना कहकर वो पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। सारिका गर्मी के चलते बहुत समय से अपनी सास और पति को कूलर लेने के लिए मना रही थी, लेकिन वो दोनों कोई ना कोई बात या बहाना बनाकर उसकी बात को टाल दिया करती थी। समय बीतता है। ऑफिस के काम से प्रीतम कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। एक रोज सारिका अपनी सास के कहने पर सामने वाली पड़ोसन के घर से अपने बर्तन वापस लेने उसके घर जा ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके बाहर वाली खिड़की पर नया कूलर लगा है। बताओ, इस निम्मी आंटी ने भी नया कूलर ले लिया। हाय, इसके बगल में खड़ी हूँ, कितनी ठंडक महसूस हो रही है। वो तो होगी ही ना, इतना महंगा कूलर जो आया है। अरे आंटी आप, मैं तो बस अंदर ही आ रही थी। वो आप परसों डोसा और चटनी लेकर गई थी ना, उसकी आपने प्लेट कटोरी वापस नहीं की थी। अरे बर्तन कौन से भागे जा रहे हैं बहू, आ अंदर कूलर की हवा खा ले ठंडी ठंडी। इतना कहकर वो सारिका को खींचकर अंदर ले जाती है। कूलर की हवा लगते ही जैसे सारिका के चेहरे पर रौनक आ जाती है। कुछ देर में वो बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब सुमति पूजा करने मंदिर में जा रही होती है तो सारिका के कमरे से उसे कुछ आवाज आती है और वो दरवाजा जोर से बजाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू, ये आवाज कैसी है? इतनी सुबह चल क्या रहा है कमरे में? तभी कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो जाती है और दरवाजा खुलते ही सुमति को ठंडक सी महसूस होती है। तो वो सारिका से कहती है, क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ नहीं, क्या चल रहा है तेरे कमरे में? आवाज कैसी थी? आवाज? अरे हाँ, वो आवाज तो मिक्सी की थी, जूस बना रही थी ना मैं अंदर। कमरे में? अच्छा, शक्ल से तो लग रहा है अभी उठी है। वैसे भांग खाकर सोई थी क्या? इतनी देर तक तो तू गर्मी के मारे उठ जाया करती थी। क्या है सासू माँ, सुबह सुबह सवालों की बरसात कर रही हो। आदत डाल रही हूँ ऐसे सोने की, क्योंकि आप लोग तो इस जन्म में मुझे कूलर के दर्शन करवाओगे नहीं। जाओ मैं। दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी गली से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बाहर जाती हैं। तो देखती है कि सारा मोहल्ला बाहर इकट्ठा हुआ है और पड़ोसन निमी हाथ में बाल्टी लिए रोते हुए बोल रही है, हाय मोहल्ले वालों, देखो जरा, कोई कमबख्त मेरा नया नवेला कूलर चोरी कर लेकर चला गया। अरे कीड़े पड़े उसको। बताओ, मैं तो कूलर में पानी डालने आई थी और कूलर ही चोरी हो गया। हे राम, मोहल्ले में कौन नालायक कूलर चोर हो गया? आंटी जी, कहीं आप उसी कूलर की बात तो नहीं कर रही जो नीले कलर का था, पहिए वाला, जिसकी ठंडी हवा में बैठकर मैंने आपसे कल बात की थी? हाँ हाँ बहू, वही पहिए वाला। तूने देखा है क्या? हाँ, अपने सपनों में।
वो क्या है ना, मेरी सासू माँ तो कूलर दिलाती ही नहीं, तो अपने सपनों में ही कूलर देख लेती हूँ। ए सुमती, तेरी बहू तो मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। शांत हो जा निम्मी बहन, और बहू तू अपना कूलर राग मत गा यहाँ पर। तभी निम्मी का बेटा विक्की फोन पर गेम खेलते हुए पार्क से आता है तो पड़ोसियों की भीड़ लगी देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, भंडारा वंडारा कर रही हो क्या? इतना जमघट क्यों लगा है? तेरी बारात निकलने वाली है ना, नलायक नल्ले, कहाँ मर रहा था? पता है हमारा कूलर चोरी हो गया। क्या? ये कूलर कौन चुलाता है? अरे विक्की, होगा कोई सड़ी गर्मी का मारा बेचारा। बेचारा भाभी, ये कूलर चोर होगा कोई आवारा। मोहल्ले वालों, अपने अपने कूलर में लोहे की जंजीर लगवा लो, वरना ये कूलर चोर तुम्हें भी ठंडी हवा नसीब नहीं होने देगा। हाय दैया मेरा कूलर। निम्मी का कूलर चोरी होने पर सभी मोहल्ले वाले सावधान हो जाते हैं। तो एक दिन सुमती को दोपहर के समय फिर सारिका के कमरे से वही आवाज आती है। वो कमरे की तरफ बढ़ने ही लगती है कि लाइट चली जाती है और सारिका कमरे से बाहर निकल दरवाजा लॉक किए बिना ही सोफे पर जाकर बैठ जाती है। बहू, ओ बहू। सासू माँ, इतना भी अंधेरा नहीं है कि मैं दिखूं नहीं, जोर से क्यों आवाज दे रही हो? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अब मेरी तबीयत को क्या होना है? नहीं, वो लाइट जाने पर तू आज भड़क नहीं रही, वरना तो बत्ती गुल होने पर 4 बातें मुझे और 40 बातें बिजली विभाग को सुना देती थी। वो अभी कुछ ज्यादा बोलकर तो फायदा भी क्या है, इतना बोला तो कुछ नहीं हुआ। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने को, क्योंकि ना बत्ती जानी बंद होगी, ना आप मुझ पे तरस खाकर कूलर ले आओगी। समय बीतता है लेकिन अब तक निम्मी के कूलर चोर का पता नहीं चलता। तो सारिका अपने कमरे को बंद रखा करती थी। एक रोज निम्मी घर आकर सुमती से बातें कर रही होती है और उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। तूने नया कूलर लिया है क्या? नहीं, अरे ये आवाज ना मिक्सी की है। वो बहू है ना, वो उसी में जूस निकाल कर पीती रहती है। अच्छा, वो मेरा कूलर भी ना ऐसी ही आवाज करता था, इसलिए ना। बहू जरा चाय नाश्ता ले आ। उसके इतना बोलते ही फिर बत्ती गुल हो जाती है। तब तक सारिका चाय बनाने किचन में चली जाती है तो सुमती कहती है, हाय दया, इस बत्ती गुल की तो झंझट ही अलग है। आजा निम्मी, बहू के कमरे में बैठते हैं। वो बहू अपना कमरा बंद रखती है ना, तो ठंडक रहती है वहाँ। दोनों जैसे ही सारिका के कमरे में कदम रखते हैं तो लाइट आ जाती है। लाइट के आते ही उसके कमरे में रखा कूलर चालू हो जाता है, जिसकी आवाज सुन सारिका किचन से भागी भागी कमरे में आती है और कूलर को देखकर निम्मी और सुमती हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कूलर निम्मी का था। तो तू है कूलर चोर बहू? मेरा कूलर? तेरी बहू कूलर चोर निकली सुमती। इस लाइट को भी अभी आना था। बहू जवाब दे, क्यों चोरी किया तूने कूलर? अरे जब आप दिला नहीं रही थी तो मैं क्या करती? कर लिया मैंने कूलर चोरी, बन गई मैं कूलर चोर बहू। पहले ही मेरी बात मान लेती तो मुझे चोरी ही नहीं करनी पड़ती ना। अरे ओ सुमती, पहले अपना काम छोड़कर कूलर ला अपने घर में, वरना तेरी ये कूलर चोर बहू पूरे मोहल्ले के कूलर चुरा चुरा कर ठंडी हवा खाती रहेगी। विक्की, अरे कूलर मिल गया, कहाँ है नल्ले तू? तभी निम्मी कूलर ले जाने के लिए विक्की को आवाज लगाती है और सुमती अपनी बहू के कूलर चोर निकलने पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। रुचि एक साधारण परिवार से थी। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से की, लेकिन रुचि के सपने बहुत अलग थे, जिससे उसके परिवार वाले अनजान थे। कुछ वक्त बाद रुचि के परिवार वाले जैसे तैसे उसकी शादी करते हैं, एक रोहित नाम के लड़के से। रुचि अपने ससुराल में अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास कुंती उसको बुलाती है। बहू, तूने आज खाने में क्या बनाया है? कढ़ाई पनीर बनाया है माँ जी, और घर का सारा काम भी कर दिया है। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने अपने ससुराल का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। अब तो थोड़ा आराम कर ले, तू भी थक गई होगी ना? हाँ, थक तो गई हूँ माँ जी, लेकिन मुझे बाजार जाना है घर का कुछ सामान लेने के लिए। तुझे जाने की क्या जरूरत है, रोहित लेकर आ जाएगा, तू इसकी चिंता मत कर। माँ जी, वो भी थक जाते हैं, उनको क्यों परेशान करना, मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, जा, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाइयो। जी माँ जी, 1 घंटे में आ जाऊंगी। रुचि इतना बोलकर अपने कमरे से पर्स लेती है और बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद बाजार में वो एक पनवाड़ी की दुकान पर रुकती है और सिगरेट पीने लगती है और खुद से कहती है, कितना सुकून मिल रहा है, कितने दिनों से इसे हाथ भी नहीं लगाया था।
तो थकावट सी हो रही थी। आज तो पी ही लिया है, लेकिन पता नहीं माँ जी से क्या क्या बहाना बनाना पड़ेगा। रुचि सिगरेट पीती है और बाजार घूमती है। कुछ घंटों बाद वो घर पहुंच जाती है, जब तक कुंती भी अपनी नींद पूरी करके जाग जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू, तू तो बाजार गई थी, फिर सारा सामान कहाँ है? अरे यार, अब इस बुढ़िया को क्या बताऊं कि मैं बाजार कोई सामान लेने नहीं बल्कि अपने अरमान पूरे करने गई थी। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई है? बता सामान कहाँ है? माँ जी, बाजार में एक भिखारी मिल गया जो बहुत दिनों से बीमार और भूखा था। उसको देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसे पैसे दे दिए। कोई बात नहीं माँ जी, लोगों की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना। अच्छा चल ठीक है, जाकर खाना बना ले। कुंती इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और रुचि भी अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और रुचि एक बार फिर अपनी सास को झूठ बोलकर बाजार जाती है और सिगरेट पीकर घर आ जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू, आज फिर तू बाजार गई और फिर से कुछ लाना भूल गई। आज किसकी मदद करके आई है? अरे यार, आज कौन सा बहाना बनाऊं? आज तो कोई भिखारी भी नहीं मिला जो बोल दूं कि आज उसको ही दान कर दिया। जल्दी सोच रुचि, वरना आज तू गई। क्या हुआ, बोल ना, आज किसको दान करके आई? माँ जी, आज मेरी एक दोस्त मिल गई थी, मैं उससे ही बातें कर रही थी। उसने बताया कि उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है, खाना खाने के लिए भी नहीं देती। एक उसकी सास है और एक मेरी सास है जो इतनी अच्छी है कि मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानती है। आपको पता है माँ जी, उसकी सास ने उसे बहुत मारा है, जिससे ना उसकी बॉडी पर बहुत निशान हो गए थे। वो बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी और कुछ पैसे दे दिए उसे। हाय, मेरी बहू कितनी भोली है, लेकिन अगर तू लोगों पर इतनी दया करेगी तो खुद को लुटवा लेगी। सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ देकर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रुचि इतना बोलकर वहाँ से रसोई में चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रुचि अक्सर कुंती से झूठ बोलकर सिगरेट पीने जाने लगती है और घर पर आकर कोई ना कोई बहाना बना देती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि हमेशा की तरह अपनी सास से झूठ बोलकर बाजार जाती है और पनवाड़ी से सिगरेट लेकर पीने लगती है। वहीं बाजार में कुंती की पड़ोसन विमला रुचि को देखकर खुद से कहती है, अरे दैया रे दैया, ये तो कुंती की बहू रुचि है, लेकिन ये यहाँ पनवाड़ी की दुकान पर क्या कर रही है? अरे इसके हाथ में तो सिगरेट है। हाय हाय, कितनी बिगड़ी हुई बहू है, शक्ल से तो कितनी भोली है और दिल से उतनी ही खोटी। आज तो कुंती को बताती हूँ, बहुत मजा आएगा, मिर्च मसाला और लगा दूंगी। विमला इतना बोलकर वहाँ से सीधा कुंती के घर जाती है। कहाँ है कुंती? आज तो तेरा सारा भ्रम तोड़ दूंगी। तेरी बहू कितनी भोली है। क्या हो गया, गला क्यों फाड़ रही है और कौन सा भ्रम तोड़ने की बात कर रही है? अरे तू अपनी बहू को जितना भोला भाला समझती है ना, ये उतनी ही तेज तर्रार है। इसकी भोली सूरत के पीछे बिगड़ी हुई लड़की छुपी है। पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या संस्कार देकर विदा किया है। अरे सीधे सीधे बता, क्या बात है और मेरी बहू ने क्या किया है? आज मैंने तेरी बहू को बाजार के पनमाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा था। भला अच्छे घर की बहू ऐसे थोड़ी करती है। बस बहुत हो गया विमला, अब मैं अपनी बहू के खिलाफ एक भी नहीं सुनूंगी। तू अब मेरी बहू की चरित्र पर उंगली उठा रही है। कुंती विमला को सुना ही रही होती है कि तभी रुचि आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, आप आंटी जी पर इतना भड़क क्यों रही हैं? आय हाय, देखो तो जरा, कितनी भोली सूरत बना रही है। बाजार में तो बड़ा फूफू कर रही थी खड़े होके, और अब भोली बनती है। बहू, क्या ये विमला सच बोल रही है? माँ जी, आप मेरी आंखों में देखिए और बताइए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मुझे तो सिगरेट पकड़नी भी नहीं आती और ये सिगरेट पीने की बात कर रही हैं। सुन लिया विमला, मेरी बहू बहुत भोली है, ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। आज तो मैं जा रही हूँ और इसको कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अगली बार तेरे सामने पुख्ता सबूत के साथ आऊंगी, फिर देखती हूँ कितनी भोली है तेरी बहू। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और कुंती रुचि भी अपना काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। विमला कई बार कुंती को बोलती है, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। ऐसे ही एक दिन विमला को रोहित मिलता है। रोहित बेटा, भगवान झूठ ना बुलाए, तुझे कुछ बताना था, लेकिन पता नहीं तू भरोसा करेगा या नहीं। अरे आंटी जी,
आप पहले मुझे बात बताओ, तभी तो मैं आपकी बात पर भरोसा करूंगा। अरे बेटा, रुचि बहू को मैंने पनवाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा। वो बस शक्ल से ही भोली है, लेकिन बहुत बिगड़ैल है। मैंने तो तेरी माँ कुंती को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो बहू के प्यार की पट्टी की माया है। बस कीजिए आंटी जी, आप कितना झूठ बोलेंगी। मैं रुचि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप मेरी पत्नी पर फालतू के आरोप लगाना बंद कीजिए, आप उससे जलना बंद कीजिए। दोनों माँ बेटे एक नंबर के बेवकूफ हैं, और इन दोनों की आंखें तो मैं खोल कर रहूंगी। बता दूंगी कि भोली सूरत के पीछे कितनी बिगड़ी बहू है। रोहित विमला को सुनाकर वहाँ से चला जाता है और विमला भी आगे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। अब विमला रोज रुचि पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन विमला रुचि का पीछा करती है। रुचि पास के क्लब में जाती है और दारू पीने लगती है। विमला उसको देखकर चौंक जाती है और जल्दी से कुंती को फोन करके क्लब बुलाती है। कुंती भी रुचि को देखकर चौंक जाती है और उसकी वीडियो बनाकर घर आ जाती है। कुछ देर बाद रुचि घर आती है। आज किसकी मदद करके आई है बहू जो इतनी लेट हो गई? आज भी कोई दोस्त मिल गई या कोई और बहाना? माँ जी मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? और कौन सा नया बहाना? बहू आज भी तू सच नहीं बोल रही है। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया और तूने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। अरे हम ही बेवकूफ थे जो विमला को पागल बोलते थे, लेकिन असल में तो तू हमें बेवकूफ बना रही थी। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? लगता है आज भी विमला आंटी आपके कान भर के गई है। आज तो मैं सारे सामान लेकर आई हूँ। रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। आज तेरे भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू दिखाती हूँ। कुंती रुचि को पूरी वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर रुचि के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसको अपनी गलती पर पछतावा होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप मुझ पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन मैंने आपके भरोसे को तोड़ दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। रुचि कुंती से माफी मांगती है और कुंती कुछ देर बाद उसको माफ कर देती है और इस तरह से भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू का राज खुल जाता है।